नमस्कार, वेलकम टू कलाम आईएएस। दिस इज वासुदेव सिंह भाटी। अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। अब न्यू ईयर आ गया है, प्रीलिम्स 2025 भी पास में आ गया है। आप सब लोगों के अंदर भी एक थोड़ा थोड़ा एक्साइटमेंट और फियर आने लग गया होगा, जो कि लाजमी भी है। मुझे भी लगा कि चलो न्यू ईयर आ गया है, अब प्रीलिम्स के ऊपर फोकस स्टूडेंट्स का ज़्यादा हो गया होगा। सो व्हाट कुड बी मोस्ट हेल्पफुल वे कि मैं स्टूडेंट्स को कुछ मदद कर सकूं। तो आई हैव गिवन प्रीलिम्स 5 टाइम्स 2019 से लेकर 2023 तक, एंड आई हैव क्लियर्ड प्रीलिम्स 4 टाइम्स 2020, 21, 22, 23। तो 2019 में मेरा जब प्रीलिम्स नहीं हुआ तो आई मेड अ वेरी इंपॉर्टेंट चेंज, क्योंकि 2019 के अंदर आई वाज डूइंग अ वेरी हैफेजार्ड वे के अंदर मैंने जो है प्रीलिम्स दिया था। ठीक है, कुछ प्लानिंग नहीं थी, कौन सी बुक कब पढ़नी है, एक बुक उठाई कितने दिन में खत्म होगी, कोई आइडिया नहीं है। तो उस सब में क्या हुआ कि लास्ट तक जाते जाते मैं कंसोलिडेट कर नहीं पाया, रिवाइज अच्छे से कर नहीं पाया और एग्जाम में भी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाया। 2020 के अंदर मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज किया था, एंड दैट इज द चेंज दैट आई वांट टू शेयर विथ यू। एंड आई थिंक दैट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन बिहाइंड माय सक्सेसिव सक्सेसेस एट द यूपीएससी प्रीलिम्स सीएससी। तो क्या है ये चीज? तो उसके लिए पहले हम एक एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू नीड टू कैच अ फ्लाइट। आपको 8 बजे की आपकी फ्लाइट है एंड यू नीड टू बी देयर कि 8 बजे आपको फ्लाइट पकड़नी है। तो 8 बजे फ्लाइट पकड़नी है तो आपको पता है कि फ्लाइट पकड़ने के लिए उससे पहले उसका बोर्डिंग स्टार्ट हो जाता है। तो सपोज 40 मिनट्स पहले 7:20 पे बोर्डिंग स्टार्ट हो जाता है। अलग अलग एयरपोर्ट्स पे अलग अलग फ्लाइट्स का अलग अलग टाइम शेड्यूल होता है। सपोज 7:20 पे जो है बोर्डिंग स्टार्ट हो जाता है। बट यू नो कि इफ बोर्डिंग इज स्टार्टिंग एट 7:20, आप 7:20 पे अगर एयरपोर्ट पहुंचोगे तो आप फ्लाइट कैच कर नहीं पाओगे, बोर्डिंग टाइम तक पहुंच ही नहीं पाओगे। क्यों? आपको चेक इन करना होता है, सिक्योरिटी चेक करवाना होता है, तो बहुत सारी चीजें हैं जो उससे पहले होती है। सो यू नो, डिपेंडिंग ऑन द एयरपोर्ट, सपोज आपने कहा कि 50 मिनट्स मुझे लगेंगे चेक इन करने के अंदर, सिक्योरिटी चेक, क्योंकि लाइन काफी लंबी होती है डिपेंडिंग ऑन द टाइम और एटसेट्रा। तो आपने कहा कि 6:30 शाम को मुझे जो है एयरपोर्ट पहुंच जाना है। इफ आई रीच एयरपोर्ट एट 6:30 देन आई कैन स्टार्ट द बोर्डिंग एट 7:20। अब ये अलग अलग एयरपोर्ट्स के अंदर अलग अलग होता है। जयपुर के अंदर 10 मिनट में बोर्डिंग हो सकती है, 10 मिनट में चेक इन हो सकता है। दिल्ली के अंदर 1.5 घंटा 2 घंटा भी लग सकता है। तो आपने कहा 6:30 तक मुझे पहुंच जाना है। फिर अब 6:30 अगर मुझे एयरपोर्ट पहुंचना है तो सपोज एयरपोर्ट मेरे घर से 45 मिनट्स दूर है। मैंने 15 मिनट्स का एक्स्ट्रा बफर टाइम ले लिया कि इधर उधर कहीं ट्रैफिक हो गया, कोई दिक्कत हो गई, तो मैं 1 घंटा पहले घर से निकल गया। सो टू कैच माई फ्लाइट एट 8 PM आई नीड टू लीव एट 5:30। 5:30 के 5:45 हो गए तो दिक्कत स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी। और अगर 6 बज गए तो मोस्ट प्रोबेबली मेरी फ्लाइट अब छूट जाएगी, क्योंकि बाकी सब जगह पे कोई गुंजाइश मैंने छोड़ी नहीं है। 15 मिनट का एक बफर मैंने यहाँ पे लिया था। सो व्हाट इज इट दैट वी आर डूइंग? एवरीवन, हम सब ने ये सब कभी ना कभी तो किया है। ट्रेन पकड़ने जा रहे हैं, फ्लाइट पकड़ने जा रहे हैं, कुछ भी काम करने जा रहे हैं, एग्जामिनेशन सेंटर पहुंच रहे हैं, एग्जाम देने जा रहे हैं, कोई फंक्शन है, कुछ भी है, कहीं पे भी पहुंचने के लिए हमें पता होता है इतने बजे पहुंचना है, और उससे पहले हमें क्या क्या करना है वो भी हमें पता होता है, और उसी हिसाब से वी टेक आवर डिसीजंस एंड वी टेक आवर एक्शंस। इसको हम कहते हैं रिवर्स प्लानिंग। अब इसके लिए एक फैंसी सा कॉन्सेप्ट आ गया है, बट ये कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है, एंड इस कॉन्सेप्ट को हम एग्जाम के अंदर कैसे यूज करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिवर्स प्लानिंग का मतलब क्या है कि जो आपका एंड गोल है वहां से आप प्लान करना शुरू करिए कि सबसे लास्ट में मुझे क्या करना है और उसके लिए मुझे क्या चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 8 बजे फ्लाइट पकड़नी है तो 7:20 बोर्डिंग स्टार्ट हो जानी चाहिए। 7:20 बोर्डिंग स्टार्ट होती है तो इसके लिए मुझे 6:30 एयरपोर्ट पे पहुंच जाना चाहिए, और 6:30 एयरपोर्ट पे पहुंचने के लिए मुझे 5:30 घर से निकल जाना चाहिए। घर पे बैठा बैठा सोचूंगा यार अभी तो 2.5 घंटे फ्लाइट निकलने में, बहुत टाइम है। बट जब आप देखोगे सारे स्टेप्स को तो यू विल रियलाइज कि बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। सेम इज द केस विद प्रीलिम्स। अभी देखने में लग रहा है कि ऑलमोस्ट 5 मंथ्स बचे हुए हैं, 124 डेज बचे हुए हैं ना, 4 मंथ से थोड़ा ज्यादा। तो 124 डेज आपके पास में, 144 डेज, नॉट 124 डेज, 144 डेज बचे हुए हैं। तो 144 डेज है, ऐसा लगता है यार 144 डेज तो बहुत सारे होते हैं, तो कर लेंगे पढ़ाई, कोई दिक्कत नहीं है, अभी आराम से पढ़ते हैं, चिल मार के थोड़ा अभी श्रीनगर घूमाते हैं। बट एक्चुअली ऐसा है नहीं। आपको दिख रहा है कि 144 डेज हैं, बट वो 144 डेज कब चले जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है, उसको कवर करने में बहुत दिक्कत आती है। एंड यू विल बाय द एंड ऑफ दिस क्लास आपको थोड़ी थोड़ी एंग्जाइटी होना भी शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपको लगेगा यार टाइम तो बहुत कम बचा है। जैसे इसके लिए तो अब हम इसके लिए देखना चाहते हैं कि रिवर्स प्लानिंग करनी कैसी है यूपीएससी सीएससी के अंदर।
तो मैंने जब रिवर्स प्लानिंग पहली बार की, आई डिड इट ऑन माई ओन। मैंने सुना था टॉपर से कि आपको डे 0 से प्लान करना है, उल्टा स्टार्ट करना है जब भी प्लान करना है। मुझे समझ में नहीं आता था, बट मैंने ये खुद अप्लाई किया 2020 के प्रीलिम्स के अंदर। सो व्हाट आई डिड इज आई स्टार्टेड फ्रॉम डे 0। डे 0 क्या है? प्रीलिम्स का दिन। तो इस दिन मेरा प्रीलिम्स है, तो मैंने कहा उससे 2 दिन पहले एक दिन का मैंने बफर रखा कि एक दिन पहले मैं कुछ नहीं पढ़ूंगा। ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ता, मैं पढ़ता तो एग्जामिनेशन हॉल में जाता था, तब भी पढ़ता रहता था, बट मैंने एक बफर रखा कि कुछ इंपॉर्टेंट है, छूट गया, वो मैं उस दिन करूंगा। एग्जामिनेशन सेंटर देख के आना है, कुछ ट्रैवल करना है, तो ये सारी चीजें, पेन, ये प्रिंट आउट, ये सारी चीजें एक दिन पहले के लिए। तो डे 0 से मैं प्लान करना शुरू करूंगा, एक दिन का बफर रखा। उससे पहले मैंने कहा सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, मुझे लगा मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत फैक्चुअल है, मेमोरी के अंदर कम रहती है, और वो वहां पे एग्जाम में आती भी बहुत है। तो फिर मैंने मॉडर्न हिस्ट्री को जस्ट बिफोर दी डे 0, मतलब लास्ट सब्जेक्ट में कौन सी पढ़ूंगा, मॉडर्न हिस्ट्री। सेकंड नंबर पे मुझे लगा पॉलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो मैंने पॉलिटी को रखा। तो ऐसे मैंने उल्टा प्लान बनाया, और फिर वहां से आते आते मैंने करीब 3 महीने का प्लान बनाया उल्टा चल के। तो वी विल स्टार्ट विद डे 0। अब इसके साथ में एक और काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज कि कैसे फैक्चुअल चीजें याद रखी जाए। मुझे ये रियलाइज हुआ कि इफ आई रीड 10 थिंग्स टुडे, आफ्टर 1 मंथ आई विल नॉट रिमेंबर इवन ए सिंगल थिंग आउट ऑफ दोस 10 थिंग्स। बट अगर मैं 10 चीजें पढ़ूं और हर हफ्ते उन 10 को मैं रिवाइज करता जाऊं, तो 1 महीने बाद में हो सकता है 10 में से 4 या 5 मुझे याद हो जाए। 10 आउट ऑफ 10 मुझे आज भी याद नहीं होती है, बट 40-50% मेरा रिटेंशन हो जाता है इफ आई रिवाइज देम 2-3 टाइम्स। दिस इज व्हाट आई हैव सीन विद माई सेल्फ, एंड आई ऑल्सो थिंक दिस इज ट्रू फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। कुछ बहुत ही जीनियस लोग हैं, उनकी बात अलग है, आप लोग वीडियो बंद कर सकते हैं। अदर पीपल जो मेरे जैसे हैं, जो भूल जाते हैं बहुत, उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अगर आपने रिविजन नहीं किया है टाइमली, वेरी इंपॉर्टेंट, कि टाइमली रिविजन नहीं किया है, तो फिर चांसेस आर दैट यू विल फॉरगेट व्हाट यू हैव रेड। ठीक है, तो अब टाइमली रिविजन कैसे करें? इतना बड़ा सिलेबस है, टाइमली रिविजन कैसे करें? तो मैंने क्या कहा, मैंने सोचा कि एग्जाम डे से पिछले 2 वीक के अंदर जो 13-14 डेज होते हैं, उन 2 वीक में मुझे पूरा सिलेबस देखना है। आई हैव टू लुक एट कंप्लीट सिलेबस, एनवायरमेंट, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस एंड टेक, सब कुछ, करंट अफेयर्स, सब कुछ मुझे लास्ट 13-14 डेज के अंदर देखना है। तो मैंने उसके अकॉर्डिंग प्लान बनाया। बट क्या लास्ट 13-14 डेज में सब कुछ करना पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल। दैट इज पॉसिबल ओनली एंड ओनली इफ you are just looking at those pages, you are not trying to memorize those pages, you are just looking at those pages। और आप उस स्टेज पे तभी आ पाओगे जब आपने कम से कम 2-3 रिवीजन उससे पहले कर रखे हो, और वो आपका लास्ट रिवीजन है। तो इसीलिए जो फास्ट रिवीजन है, फास्ट रिवीजन तभी हो पाएगा जब आप मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करें। आपका फर्स्ट रिवीजन कभी भी फास्ट नहीं हो सकता। यू हैव रेड अ बुक फॉर द फर्स्ट टाइम इन योर लाइफ, और आप उसको जब रिवाइज करने जाओगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा। इट इज वेरी नेचुरल, क्योंकि आपको चीजें याद नहीं है। आप चीजों को फिर से वापस पढ़ोगे, रिवाइज करोगे। सेकंड टाइम के बाद जब थर्ड टाइम रिवाइज करोगे तो थोड़ा और कम टाइम लगेगा, फिर फोर्थ टाइम आप रिवाइज करोगे तो थोड़ा और कम टाइम लगेगा। तो इस कॉन्सेप्ट को मैंने नाम दिया है सक्सेसिव रिविजन विद रिड्यूसिंग टाइम। सो दिस इज व्हाट आई अप्लाइड, कि अगर मुझे इकोनॉमी में पहली बार पढ़ने में 3 दिन लगे हैं, नेक्स्ट टाइम मैं इसको 2 दिन में पढ़ूंगा, उससे नेक्स्ट टाइम में 1.5 या 1 दिन में पढ़ूंगा, उससे नेक्स्ट टाइम में मैं 6 आवर्स में इसको कंप्लीट करूंगा। सो मैंने जब भी किसी सब्जेक्ट को दूसरी बार रिवाइज किया है, मैंने पिछली बार से कम टाइम उसको दिया है। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट टाइम व्हेन आई रेड मॉडर्न हिस्ट्री, इट टुक मी 15 डेज। 15 दिन में सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ता रहा, मैंने कुछ और पढ़ा ही नहीं, सिर्फ न्यूज़पेपर और मॉडर्न हिस्ट्री। 15 दिन मेरे को लग गए स्पेक्ट्रम खत्म करने के अंदर। सेकेंड टाइम व्हेन आई रेड इट इन 8 डेज। थर्ड टाइम मैंने उसको 6 डेज में पढ़ा। फोर्थ टाइम आते आते मैं 3 डेज में उसको कर रहा था। तो 15 दिन वाली चीज मैं 3 डेज के अंदर भी कंप्लीट कर रहा हूं। हाउ वाज दैट पॉसिबल? क्योंकि मैं उसको पहले भी कई बार पढ़ चुका था। सो वी हैव टू रिड्यूस आवर टाइम विद सक्सेसिव रिविजन्स, एंड फोकस वुड बी ऑन बेसिक बुक्स। जो फोकस हमारा है वो बेसिक बुक्स के ऊपर है। बहुत सारी इधर उधर की चीजें नहीं करनी है, जो सारे टॉपर्स बोलते हुए आ रहे हैं कि बेसिक मटेरियल है, अपना फिक्स रखिए कि एक सब्जेक्ट के लिए एक बुक है, उसी को पढ़ना है, इधर उधर कहीं भागना नहीं है। मटेरियल की आज हम बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ स्ट्रेटेजी की बात करेंगे। तो जब आप इस चीज को अप्लाई करते हैं तो ऐसा कुछ एक शेड्यूल बन के आता है। दिस इज द शेड्यूल दैट आई मेड फॉर माई सेल्फ, है ना। ये मैंने अपने आप के लिए बनाया था, नॉट एग्जैक्टली दिस, क्योंकि इसमें तो डेट्स चेंज है और थोड़ा मैंने ऑर्डर भी चेंज किया है। मैं पॉलिटी को लास्ट के लिए रखता था, क्योंकि पॉलिटी में बहुत स्पीड से कर लेता था इसलिए, और मेरी कमजोरी भी थी पॉलिटी इसलिए। बट मैंने देखा जनरली पॉलिटी में लोग
आंसर्स ज़्यादा गलत करते नहीं है, तो इसलिए मैं पॉलिटी को थोड़ा नीचे ले आया, आर्ट एंड कल्चर और एंशिएंट मिडिवल को थोड़ा ऊपर ले आया। सो व्हाट वी विल डू इज वी विल स्टार्ट विद 25 मई। 25 मई इज आवर डे 0 प्रीलिम्स का, ठीक है। एक दिन हमने बफर रखा 24 मई को। देन उससे पहले वी हैव टेकन 11 डेज, वी हैव टेकन 11 डेज आउट ऑफ उससे पहले, और 11 डेज में हमने पूरा सिलेबस किया है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज सबसे लास्ट में करेंगे हम। जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जिसका वेटेज एग्जाम में काफी ज्यादा है और जो बहुत ज्यादा फैक्चुअल है नेचर में। फॉर एग्जांपल मॉडर्न हिस्ट्री एंड पॉलिटी हैव ऑलमोस्ट इक्वल वेटेज। इनफैक्ट पॉलिटी का मॉडर्न हिस्ट्री से ज्यादा ही वेटेज है। सारी हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर मिला लो और पॉलिटी मिला लो, ये सब कुछ बराबर ही होगा। बट यू सी, पॉलिटी को मैंने 2 ही दिन दिए हैं और उसको मैंने एग्जाम से ऑलमोस्ट 1 हफ्ता पहले किया है। मॉडर्न हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर को मैंने एग्जाम से सिर्फ 2 दिन पहले किया है और उसको मैंने 3 दिन दिए। तो ऐसा क्यों? क्योंकि ये बहुत फैक्चुअल है नेचर के अंदर और याद नहीं रहती है। मॉडर्न हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर में दिक्कत क्या है कि बड़ी जल्दी भूल जाते हैं, पढ़ते हैं पर भूल जाते हैं, तो इसीलिए मैंने इसको लास्ट के लिए रखा है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है मॉडर्न हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट एंड मिडिवल। अगर ये आप लास्ट में रिवाइज करके जाते हैं तो ये चीजें आपके दिमाग में क्लिक करने के चांसेस ज्यादा है। तो लास्ट 3 डेज आप इनको दे सकते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट एंड मिडिवल। इसमें आर्ट एंड कल्चर रिलेटिवली छोटा है, मॉडर्न हिस्ट्री इज मच बिगर कंपेयर टू से आर्ट एंड कल्चर। तो मॉडर्न हिस्ट्री को आप इसमें 1.5 दिन दे देना, वो आपको अपने हिसाब से सेट करना होगा। बट लास्ट 3 डेज आप इन सब्जेक्ट्स के लिए रखिए। बिफोर दैट 2 डेज वी विल टेक फॉर करंट अफेयर्स एंड टेस्ट रिविजन। जो भी टेस्ट आपने दिए हैं उन टेस्ट का रिविजन एंड करंट अफेयर्स। रिविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि टेस्ट में से सवाल लगते हैं, चाहे किसी भी इंस्टीट्यूट्स का दीजिए आप, टेस्ट में से किसी ना किसी तरीके से, किसी ऑप्शन में से, कहीं से सवाल लगते हैं। तो करंट अफेयर्स और टेस्ट रिविजन के लिए 2 डेज, पॉलिटी के लिए 2 डेज, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक एंड इकोनॉमी, इन सब के लिए हम 1-1 दिन देंगे बस, ठीक है। तो ये हमारा 11 डेज का, लास्ट 11 डेज का शेड्यूल है टू रिवाइज कंप्लीट यूपीएससी सिलेबस इन लास्ट 11 डेज। बट आप ये सीधा लास्ट 11 डेज में अप्लाई करने जाओगे तो इट इज नॉट पॉसिबल, आई टेल यू राइट नाउ। मैंने अपने प्रीलिम्स के अंदर 11 नहीं 12 डेज के अंदर किया था, है ना। मैंने 12 डेज के अंदर किया था। मैंने पॉलिटी को 3 दिन दिए थे, 2 की जगह 3 दिन दिए थे, बाकी सब सेम था। पॉलिटी को मैंने 3 दिन दिए थे, है ना। बट 12 दिन में भी करने में मेरी हालत खराब हो गई थी। बहुत मुश्किल, ये बहुत मुश्किल है। दिन में मतलब आप सिर्फ पढ़ रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो, आप खाना भी खा रहे हो तो सामने, आपके सामने बुक पड़ी है, तभी ऐसा हो पाएगा कि यू रिवाइज कंप्लीट यूपीएससी सिलेबस इन जस्ट 11 डेज। और वो भी तब नहीं जब आप पहली बार कर रहे हो, ये आपका 4th रिवीजन होगा, देन ओनली इट इज पॉसिबल। सेकंड रिवीजन में के अंदर भी दिस इज नॉट पॉसिबल। तो इफ यू थिंक दैट इट इज गोइंग टू बी इजी, या फिर आप बस एग्जाम से 2 हफ्ता पहले आप ऐसा कर लेंगे कि अच्छा ये शेड्यूल है और मैं इसको रिवाइज कर लूं, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। इजी वे करना ही था तो यूपीएससी तो आना ही नहीं चाहिए था, बट यूपीएससी आए हो तो ऑफ कोर्स इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट। आई थिंक ये बट फिर भी डूएबल है ना। ऐसा नहीं है कि डूएबल नहीं है, इट इज डूएबल given that you have also followed strategy given after it। उससे पहले भी एक आपको ऐसा ही शेड्यूल बनाना पड़ेगा कि फॉर एग्जांपल 13 मई से हमने लास्ट रिवीजन स्टार्ट किया है, तो 12 मई को हमने एक बफर रखा कि भाई जो 3rd रिवीजन हमारा हुआ था, 3rd रिवीजन के अंदर कुछ छूट गया है तो 1 दिन का हमने उसके अंदर बफर रख दिया है। तो 3rd रिवीजन को मैंने अगेन दिए हैं 22 डेज। 3rd रिवीजन को आई हैव गिवन 22 डेज। मॉडर्न हिस्ट्री 3 डेज, पॉलिटी 3 डेज, करंट अफेयर्स 4 डेज। करंट अफेयर्स काफी बड़ा होता है वैसे, है ना। करंट अफेयर्स अगर आप सारी मैगजीन्स मिलाओगे तो 800 to 900 पेजेस होते हैं। 3 डेज में करने के लिए भी, 4 डेज में करने के लिए भी आपको मोर देन 200 पेजेस या 150 पेजेस पर डे करने पड़ेंगे। मोर देन 200 पेजेस एवरी डे आप करोगे तब जाके आपका 4 दिन के अंदर करंट अफेयर्स होगा, जो कि अपने आप में बहुत डिफिकल्ट टास्क है। तो 4 डेज फॉर करंट अफेयर्स, 2 डेज फॉर एंशिएंट एंड मिडिवल, 2 डेज फॉर आर्ट एंड कल्चर। इसको आप कम भी कर सकते हो, अपने हिसाब से ट्वीक कर सकते हो, बट दिस इज व्हाट आई हैव गिवन। अगेन सेम इंपॉर्टेंस के अंदर मॉडर्न हिस्ट्री सबसे इंपॉर्टेंट है, सेकंड नंबर आर्ट एंड कल्चर, फिर एंशिएंट एंड मिडिवल, फिर करंट अफेयर्स, क्योंकि ये बहुत फैक्चुअल है, इनको लास्ट में ले रखा है। फिर टेस्ट रिवीजन, पॉलिटी, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक और इकोनॉमिक्स को अभी भी मैंने 1-1 दिन दिया है, क्योंकि इसमें पढ़ने का बहुत कुछ नहीं होता। साइंस एंड टेक में ज्यादातर क्वेश्चन जो आते हैं वो करंट अफेयर्स से आते हैं, और करंट अफेयर्स को हमने अलग से 4 दिन दे दिए हैं। So this is the schedule for 3rd revision, that is for 22 days. This is also very difficult, है ना। 22 दिन के अंदर करना भी बहुत डिफिकल्ट है, बट दिस इज पॉसिबल अगर आपने इससे पहले 2 बार और रिविजन कर रखा है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज आवर सेकंड रिविजन। सेकंड रिविजन के अंदर आई हैव गिवन 37 डेज एंड दिस इज पॉसिबल। ये बहुत मुश्किल नहीं है।
35 टू 40 डेज अगर आप पूरा यूपीएससी सिलेबस के रिवीजन को देते हो, नॉट द फर्स्ट टाइम रीडिंग में तो आपको 1 साल भी लग सकता है, बट फॉर रिवीजन 35 टू 40 डेज इट कैन बी डन, है ना। आई हैव डन इट 4-5 टाइम्स, तो ये मैंने कई बार किया है। मैं 35 टू 40 डेज के बीच में टाइम देता था और मैंने पूरा रिवीजन करता था और सिर्फ बेसिक बुक रखता था, कुछ नया नहीं। उसी मॉडर्न हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम बुक को बार बार पढ़ता रहता था, उसी लक्ष्मीकांत को बार बार पढ़ता रहता था। सो इसके अंदर आई हैव गिवन 6 डेज टू मॉडर्न हिस्ट्री, 6 डेज टू करंट अफेयर, 6 डेज टू पॉलिटी। ये 3 सबसे बड़े चंक होते हैं जो सबसे बड़ा टाइम लेते हैं प्रीलिम्स के अंदर। फिर आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट मेडिवल, टेस्ट रिवीजन को मैंने एक ही दिन दिया है क्योंकि बहुत ज्यादा टेस्ट होंगे नहीं। सेकंड रिवीजन जब आप कर रहे हो, बहुत टेस्ट आपने दिए नहीं होंगे। जो भी टेस्ट आपने दिए हैं उसको आप एक दिन में करिए, एक दिन में जितना उतना ठीक है। सारे टेस्ट रिवाइज नहीं भी कर पाओ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट यू आर रिवाइजिंग टेस्ट, दैट इन इटसेल्फ इज अ वेरी गुड थिंग, है ना। 99% एस्पिरेंट जो है वो टेस्ट रिवाइज नहीं कर पाते हैं, दैट इज अ फैक्ट। तो इसीलिए टेस्ट रिवीजन को आपको अपने शेड्यूल में डाल देना है ताकि एक दिन आप बैठ के टेस्ट का रिवीजन करो और उसका बहुत फायदा मिलता है। हर एग्जाम के अंदर मेरे साथ ऐसा होता था कि 2-3 क्वेश्चन तो टेस्ट से लगते ही लगते थे। तो टेस्ट रिवीजन हो गया, पॉलिटी, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक्स एंड इकोनॉमिक्स को मैंने 2 दिन और एनवायरमेंट को 3 दिन दिए हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा टाइम इसको दे सकते हैं। और सेम शेड्यूल मैंने रखा है फर्स्ट रिवीजन के लिए। सो आई हैव आल्सो गिवन 37 डेज अगेन फॉर सेम फर्स्ट रिवीजन। तो आप जब भी पहला रिवीजन करते हैं 40 डेज के आसपास उसका शेड्यूल रखिए। ऐसा नहीं कि आप इसको एग्जैक्टली ऐसे ही फॉलो करें। आई विल गिव द एक्सेल शीट इन द डिस्क्रिप्शन लिंक बिलो, है ना। एक्सेल शीट में दे दूंगा, आप इसमें अपने हिसाब से ट्वीक कर सकते हैं। आप इसको ऐसे के ऐसे फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं। कई लोग एक दिन में 2-2, 3-3 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जैसे मैं एक दिन के अंदर एक ही सब्जेक्ट पढ़ता हूँ। मैंने सुबह हिस्ट्री उठाई तो मैं रात को 10-11 बजे तक, 12 बजे तक हिस्ट्री पढ़े जा रहा हूँ, एंड वो मेरे लिए ठीक है, मैं कर सकता हूँ ऐसा, ठीक है। कई लोगों को ये सूट नहीं करता है, कई लोगों को दिन में 2 बुक्स पढ़नी पड़ती है, 3 बुक्स पढ़नी पड़ती है। तो आप क्या करोगे, पॉलिटी और ज्योग्राफी को कंबाइन कर दोगे और दोनों को मिला के आप 10 दिन में खत्म करिए। ज्योग्राफी को हमने 4 दिन दिए, पॉलिटी को 6 दिन दिए, तो आप इनको दोनों को मिला के 10 दिन में खत्म करिए, ठीक है। तो इसी हिसाब से शेड्यूल बना लीजिए, बट इस ऑर्डर को आप बहुत ज्यादा चेंज मत करिएगा। किसी 1-2 सब्जेक्ट्स को आप ऊपर नीचे कर दीजिए, बिकॉज मेरा 5 प्रीलिम्स का एक्सपीरियंस रहा है कि ये जो लास्ट में हिस्ट्री हम करते हैं और करंट अफेयर्स करते हैं, इसका बहुत फायदा मिलता है। अगर इसको आप पहले कर लोगे तो ये आपको एग्जाम के दिन याद ही नहीं रहेगा, ठीक है। जिन लोगों को मेरी तरह भूलने की बीमारी है उनके लिए। सो इस ऑर्डर को आप बहुत ज्यादा चेंज मत करिएगा। 1-2 सब्जेक्ट्स आप ऊपर नीचे करना चाहते हैं कर सकते हैं। इफ यू थिंक कि कुछ आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो आप उसको लास्ट के लिए रख दीजिए, आपको याद नहीं रहता है, रिटेंशन में दिक्कत है, उस चीज को आप लास्ट में रख सकते हैं। इफ यू थिंक यू आर वेरी कंफर्टेबल विद आर्ट एंड कल्चर तो आप उसको पहले कर लीजिए। तो मेरे को इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट, ज्योग्राफी ये बहुत ईजी लगता था, तो मैं इनको हमेशा पहले कर लेता था। जो मेरे को डिफिकल्ट लगता था मैं उसको लास्ट के लिए रखता था। तो इसी हिसाब से आप इसको ट्वीक कर सकते हैं। सो व्हेन यू सी 4 रिविजन्स का शेड्यूल हमने बनाया है, जिसमें वी हैव गिवन 2 बफर्स इन द फर्स्ट एंड सेकंड रिवीजन एंड 1 डेज बफर इन दिस थर्ड एंड फोर्थ रिवीजन। तो 4 दिन का 5-6 दिन का हमने टोटल बफर दिया है। 6 दिन का टोटल बफर दिया है। 37 डेज इन द फर्स्ट रिवीजन, 37 डेज इन द सेकंड रिवीजन, 22 डेज इन द थर्ड रिवीजन एंड ओनली 11 डेज इन द फोर्थ रिवीजन, ठीक है। 11 days would in the fourth revision would be possible only if you do the first revision within 40 days, second revision around 35 days, third revision around 20 days, fourth revision तभी आपका 10-12 दिन के अंदर हो पाएगा, otherwise fourth revision आपका 10-12 दिन में is not possible at all, ठीक है। जब आप इस सब को देखते हो तो you have to start at least by 1st of February। 1st of February से अगर आपने स्टार्ट नहीं किया है तो कोई चांस ही नहीं है कि ये 4 रिविजन आप कर पाओ, नॉट पॉसिबल। सारी सब्जेक्ट्स नहीं कर पाओगे, कुछ ना कुछ पक्का छूट ही जाएगा। करंट अफेयर्स अपने आप में बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं। मैंने करंट अफेयर्स को यहाँ पे 6 दिन दिए हैं, बट करंट अफेयर्स 6 दिन में करने वाली चीज है नहीं। करंट अफेयर्स इसीलिए 6 दिन दिए हैं क्योंकि इसको हम नाम दे रहे हैं रिविजन का, जबकि मार्च फेब के अंदर आपकी जो ईयरली मैगजीन्स आती है वो शायद आए भी ना, तो हो सकता है आपको मंथली मैगजीन के थ्रू ही इस टाइम रिवाइज करना पड़े, और फिर बाद में जो सेकंड और थर्ड रिवीजन है देन यू स्विच ऑन टू द ईयरली मैगजीन्स, ठीक है। तो 1st of February से you have to start. If you do not start by 1st of February, तो फिर not possible to cover do 4 revisions in this by the May 2025. और 4 रिविजन नहीं कर पाओगे तो हो सकता है आप क्लियर कर लो, हो सकता है ना कर पाओ, वो आगे लग की बात है, बट रिटेंशन पावर उतनी स्ट्रांग नहीं रहती है, ठीक है। मेरी तो नहीं रहती थी। सो दिस इज द शेड्यूल दैट आई हैव मेड। अब आपको लगेगा 1st of February तो आ गया, 31 डेज बाद में ही है, आज का दिन चला जाएगा तो 30 डेज बाद में ही है। सो सिर्फ 30 दिन के अंदर 1st of February आ रहा है और इतने ही दिन आपके पास में बचे हैं
टू एनीथिंग एल्स दैट यू हैव प्लान्ड, है ना। हो सकता है आपका ऑप्शनल का कुछ बच गया हो सकता है एथिक्स का कुछ बच गया हो, तो उसके अंदर से क्या क्या अब हमें नेक्स्ट 1 मंथ के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट करना है। नाउ बेयर इन माइंड आई हैव टॉक्ड अबाउट 4 रिविजन्स, नॉट द फर्स्ट टाइम रीडिंग। मैंने इसको फर्स्ट टाइम रीडिंग नहीं माना है, मैंने इसको 4 रिविजन्स माना है। दैट डज नॉट मीन दैट यू नीड टू कंप्लीट द सिलेबस बिफोर द एंड ऑफ जनवरी, है ना। पूरा सिलेबस की मेरा हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी सब कुछ खत्म हो जाए बाय द एंड ऑफ जनवरी, कोई 1-2 चीज छूट भी गई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो कवर हो जाएगा। फर्स्ट और सेकंड रिवीजन के अंदर आप डेज इधर उधर ट्विक कर लीजिए, है ना। फॉर एग्जांपल अगर एनवायरमेंट आपका रह गया है तो आप पॉलिटी के दिन कम करके एनवायरमेंट के बढ़ा दीजिए फर्स्ट रिवीजन में, तो उसके अंदर आप उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। बट ओवरऑल आइडिया इज दिस इज हाउ यू शुड शेड्यूल। अब जनवरी के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है, जनवरी के अंदर आपको क्या करना है, इफ यू आर डन विद योर प्रीलिम सब्जेक्ट या फिर दिस इज द सेकंड और थर्ड टाइम दैट यू आर अपीयरिंग इन प्रीलिम्स, देन ऑफ कोर्स यू हैव कंप्लीटेड द सिलेबस, आपने पहले भी कर रखा है, तो भी आप जो भी कर रहे हो सब कुछ रिवीजन ही चल रहा है। तो यू नीड टू फिनिश द नोट्स ऑफ सर्टेन मेन सब्जेक्ट, एथिक्स के नोट्स, ऑप्शनल के नोट्स एंड एसे के नोट्स, इन दिस ऑर्डर। ऑप्शनल सबसे इंपॉर्टेंट है, सेकंड नंबर एथिक्स है, थर्ड नंबर एसे है। इन तीनों के नोट्स आप कंप्लीट करके रखिए। मैं नहीं कह रहा हूं कि इसमें सब कुछ याद रहे, मैं नहीं कह रहा हूं कि इसकी टेस्ट सीरीज आप लगाइए, इफ यू कैन देन आप इसका टेस्ट भी लगाइए, अदरवाइज एटलीस्ट कंप्लीट द नोट्स ऑफ दीज 3 थिंग्स इन द कमिंग नेक्स्ट 1 मंथ, ठीक है। ये चीजें हो गई। अब इसमें से जरूरी नहीं है कि हर एक चीज आप कंप्लीट 100% कर लो बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, जितना हो उतना कीजिए। ऑप्शनल के अंदर अगर कोई पार्ट आपका रह भी गया है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एथिक्स के अंदर हो सकता है कुछ चीजें आपकी रह गई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट जितना हो सके उतना आपको बाय द एंड ऑफ दिस मंथ यू हैव टू फिनिश इट, क्योंकि उसके बाद में आपको टाइम बहुत मुश्किल से मिलेगा। हो सकता है दिन में 1-2 घंटा आप निकाल ले अपने मेंस के सब्जेक्ट के लिए, नॉट मोर देन दैट। 2 आवर्स से ज्यादा आपको फरवरी के बाद में नहीं देना है, क्योंकि प्रीलिम्स के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गया है, और मल्टीपल रिविजन्स अगर आप करके नहीं गए तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू क्लियर प्रीलिम्स, है ना। मैं भी लास्ट के 90 डेज हमेशा रखता था फिक्स कि प्रीलिम्स के लिए ये लास्ट 90 डेज है मेरे, एंड इफ यू हैव नॉट क्लियर्ड प्रीलिम्स बिफोर तो आप एटलीस्ट 120 डेज तो फिक्स करके रखिए कि ये मेरे लास्ट 120 डेज सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स के लिए और किसी चीज के लिए नहीं। दिन में 1-2 घंटा आप किसी मेंस की सब्जेक्ट को दे सकते हो कि ऑप्शनल है मेरा 3-4 महीने छूट जाएगा, तो 1-2 घंटा आप ऑप्शनल पढ़ ले रहे हैं, दैट इज मोर देन इनफ। अपार्ट फ्रॉम दैट सॉरी, और किसी चीज पे आपको टाइम नहीं देना है। तो इस टाइम 1 महीने के अंदर इनके जितने भी नोट्स बचे हुए हैं उसमें से जितना आप 1 महीने में कंप्लीट कर सकते हैं कर लीजिए। और अगर आपके प्रीलिम्स के कुछ बुक्स हैं जिसकी आपने फर्स्ट रीडिंग भी नहीं की है तो उनकी आप फर्स्ट रीडिंग कर लीजिए, स्टार्टिंग फ्रॉम हिस्ट्री। हिस्ट्री अगर आपने नहीं किया है तो आई विल सजेस्ट यू कि आप अभी उसको हिस्ट्री को उठाइए और हिस्ट्री करिए। कोई भी पार्ट बच गया हो, चाहे एंशिएंट बच गया हो, चाहे मेडिवल बच गया हो, चाहे मॉडर्न बच गया हो, एनी पार्ट जो आपका रह गया है अभी तक हिस्ट्री का, उसको आप सबसे पहले करिए। पॉलिटी अगर आपने नहीं पढ़ी है, कंप्लीट नहीं की है फर्स्ट रीडिंग, देन यू फिनिश इट। एनवायरमेंट एंड ज्योग्राफी अगर आपने नहीं की, इसमें ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है, और एनवायरमेंट, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स इन सब्जेक्ट का ये फायदा है कि एक बार कर लेते हैं, उसके बाद में रिविजन बहुत स्पीड से होता है ना। कंटेंट ऐसा नहीं है कि एनवायरमेंट ज्योग्राफी में पॉलिटी से कम है, कंटेंट एनवायरमेंट ज्योग्राफी में भी बहुत है, बट बहुत कंसेप्चुअल नेचर का है, और कंसेप्चुअल नेचर का है तो उसको रिवाइज बहुत स्पीड से हम कर सकते हैं। और करंट अफेयर्स, ऑफ कोर्स जो करंट अफेयर्स हैं वो आपको पढ़ते ही रहना है। अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स दैट आई हैव टॉक्ड अबाउट, कि 1 महीने के अंदर आपको इनमें से जो जो चीजें बच गई है, ऐसा नहीं कि ये सब करना है, व्हाट आई एम सेइंग इज इनमें से कोई चीज आपकी रह गई है उसको आपको कंप्लीट करना है। फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देनी है? फर्स्ट प्रायोरिटी आपको देनी है अगर किसी चीज की फर्स्ट रीडिंग ही रह गई है तो आप उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। सेकंड, दिन में 2-3 घंटा अगर आप अभी निकाल सकते हैं तो आप अपने ऑप्शनल को या फिर एथिक्स को दीजिए, दैट विल बी वर्थ इट, क्योंकि मेंस भी काफी इंपॉर्टेंट है और फिर 3 महीने के अंदर मेंस करना भी बहुत मुश्किल होता है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी आप इसको देंगे, सेकंड प्रायोरिटी आप इसको देंगे। अगर आप फर्स्ट रीडिंग इस सारी सब्जेक्ट्स की हो गई है तो इसको आप धीरे धीरे रिवाइज करते रहिए, करंट अफेयर्स पढ़ते रहिए और इनके नोट्स खत्म करिए। और अगर सब कुछ हो चुका है तो आप 5 रिवीजन का प्लान बनाइए और अभी से रिवीजन स्टार्ट करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। दैट विल डिपेंड अपॉन यू, बट 1 फरवरी के बाद में योर फोकस शुड बी ऑन प्रीलिम्स। 1-2 घंटे से ज्यादा आपको मेंस को नहीं देना है। नाउ आफ्टर ऑल दीज थिंग्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो रह गई है, दैट इज द टेस्ट। यू हैव टू राइट as many tests as possible. As many tests as possible का मतलब क्या है? For me that figure was 25 to 30. मैं हमेशा हर साल 25 से 30 टेस्ट देके जाता था। 100 टेस्ट देने की मेरी हिम्मत नहीं थी, मैं दे भी नहीं पाता था कभी, और मुझे लगता है उसकी शायद उतनी जरूरत भी नहीं है।
आप टेस्ट लिखने का ऑफ कोर्स फायदा होता है, बट वो उन लोगों को होता है जिनके कॉन्सेप्ट्स बेसिक्स वाले बहुत क्लियर हैं। तो मेरा फोकस हमेशा बेसिक बुक्स पे रहता था, स्टैटिक बुक्स के ऊपर रहता था। मैं उनको मल्टीपल टाइम रिवाइज करता था कि इनमें से अगर कोई क्वेश्चन आए तो वो गलत नहीं करना है। तो बेसिक बुक्स को मैं रिवाइज करता था, साथ के साथ मैं टेस्ट देता था। 25 to 30 टेस्ट हर प्रीलिम्स के अंदर मैं देके गया हूँ, और जितनी बार मैंने ये स्ट्रेटेजी फॉलो की है उतनी बार प्रीलिम्स मेरा निकला है। बिकॉज आफ्टर द फर्स्ट फेलियर आई नेवर फेस्ड अ फेलियर इन द प्रीलिम्स, है ना। प्रीलिम्स के अंदर मुझे कभी दिक्कत नहीं आई, मैं बहुत कंफर्टेबली क्लियर करता था और 10-15 नंबर के मार्जिन से क्लियर करता था। सो दिस इज द स्ट्रेटेजी दैट आई वांटेड टू शेयर विद यू ऑन दिस न्यू ईयर्स डे। तो आई होप कि इसमें से कुछ चीज़ें आप कॉपी कर सके या एटलीस्ट आप अपनी अप्लाई कर सके, दैट माइट हेल्प यू कि प्लान करने के अंदर। और ये प्लानिंग रहती है और चीज़ें जैसे जैसे क्लियर होगी और आप टिक लगाते रहेंगे कि अच्छा ये हो गया, अंदर से कॉन्फिडेंस ही अलग लेवल का आता है, और उस कॉन्फिडेंस के साथ अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हो तो फिर आपको कोई रोक ही नहीं सकता है। सो दिस इज इट फ्रॉम माई साइड, थैंक यू वेरी मच, विल सी यू in some other video next time. Thank you.